हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 10 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है जो आधार लाइक डिजिटल आईडी सिस्टम का ग्लोबल एक्सपेंशन कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। उसका सिविल सोसाइटी कुछ ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपोज किया है। अब यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये अपोज इन्होंने क्यों किया है, क्या यहाँ पे प्राइवेसी रिस्क हो रहा है या फिर कोई दूसरे कंसर्न है जिस वजह से ये अपोज किए गए हैं। अब इसी में आपको मैं आधार के बारे में बताऊंगा, इससे कनेक्टेड जो PYQs उठे हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, आधार मेटा डेटा के बारे में बताऊंगा और इससे कनेक्टेड जो PYQs हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो 17 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेव किया जा सकता है, मतलब इतना अमाउंट सेव किया जा सकता है अगर एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से प्लान की जाएगी तब। तो अब यहाँ इस आर्टिकल में आपको क्या समझाऊंगा, DPR किस तरीके से वर्क करता है। यहीं पे आपको मैं रीट इनवीट का कॉन्सेप्ट होता है और एग्जैक्टली यही सेम चीज़ UPSC ने अपने क्वेश्चन में भी पूछी है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। किस तरीके से DPR मदद कर सकता है इतना अमाउंट बचाने में, वो भी आपको मैं बताऊंगा इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया और नेपाल के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है सूर्य किरण 19। अब मैं आपको समझाऊंगा सूर्य किरण 19 कहाँ पे हुई है, इसके अंदर कौन सा की एस्पेक्ट है जो कि हुआ है एक्सरसाइज में। अगर आपको एक शब्द में कहा जाए, इंडिया नेपाल के बीच सूर्य किरण हुई है, इतना तो आपका हो चुका करंट अफेयर। लेकिन अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप्स बताऊंगा कि क्या डिस्कस किया है यहाँ, डिस्कस इन द सेंस किन सारी चीज़ों के ऊपर एक स्ट्रैटेजिक बोलते ना कोऑर्डिनेशन हुआ है दोनों आर्मीज के बीच, वो मैं आपको समझाऊंगा। जहाँ पे UAVs के बारे में बताऊंगा, टैक्टिकल एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा और कैसे प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और क्या पूछे गए हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आदित्य L1 मिशन। आपको पता है इंडिया का पहला सोलर मिशन, उसने ये एक्सप्लेन किया है मई 24 में जो गैनस का सोलर स्टॉर्म आया था। अब यहाँ पे आपको मैं सोलर स्टॉर्म के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ ये आदित्य L1 कहाँ पे है वो भी आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ ये क्या अनयूजुअल है, ये जो अनयूजुअल मई 2024 में सोलर स्टॉर्म आया था, कहाँ पे आएगा सोलर स्टॉर्म, मतलब सोलर का अर्थ है, मतलब सोलर का मतलब क्या है, सन में जो गैनन नाम का स्टॉर्म था उसको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है आदित्य L1 में। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझ में आएगी कि भैया सोलर स्टॉर्म निकला तो कैसे एक्सप्लेन किया आदित्य L1 ने, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है UN की रिपोर्ट्स ने कॉल किया है कि भैया जो एनवायरमेंटल क्राइसिस हैं उसके लिए यूनिफाइड ग्लोबल एक्शन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जब बात हो रही है एनवायरमेंटल क्राइसिस की तो यहीं पे आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से इम्पैक्ट करता है ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर, साथ ही साथ सस्टेनेबल का जो एक पूरा डेवलपमेंट होता है उसमें, साथ ही साथ जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा और इन सब से कनेक्टेड जो PYQs उठे हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर आप नोटिस करोगे GS3 में एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, ईच ईयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल सेलुलोज इज डिपॉजिटेड ऑन सरफेस ऑफ प्लैनेट। तो जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में ये पॉइंट रखा गया भैया जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैं उसमें कैसे एक्शन लिया जाए, यूनिफाइड एक्शन लिया जाए जिससे हम क्या कर सकें, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन दे सकें। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं किस तरीके से, व्हाट आर द नेचुरल प्रोसेसेस दिस सेल्यूलोज अंडरगोज बिफोर यील्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर प्रोडक्ट्स एंड आपका एंड प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं किस चीज़ से, सेल्यूलोज से। तो अब ये पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे बताए जाएंगे इस आर्टिकल में, उन पॉइंट्स का सहारा लेकर के आप यहाँ पे 1 से 2 पॉइंट ऐड कर पाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी कोई एक क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में जो पॉइंट्स आप लिखते हैं वो अलग अलग आर्टिकल से पिक किए होते हैं। यू शुड नेवर एक्सपेक्ट कि हाँ अगर आपने एक ही आर्टिकल पढ़ा उस एक ही आर्टिकल से कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल यहाँ पे आधार लाइक आईडी सिस्टम के ऊपर है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कोलिशन जो कि 54 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 200 से ज़्यादा इंडिविजुअल हैं, उन्होंने एक ओपन लेटर निकाला है, रिलीज किया है, जिसमें अपोज किया गया है जो आधार लाइक डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम प्रमोट किया जा रहा है, ग्रो किया जा रहा है अलग अलग कंट्रीज में। अब मैं आपको इसको ना एक स्टोरी फॉर्मेट में समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ पाएगा, फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या इसमें ज़रूरी है। अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट में आधार का इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, ये आपको पता है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट चाह रही है भैया
जैसे इंडिया में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है लोगों की आधार के थ्रू, सेम उसी तरीके से बाहर कंट्रीज में भी होना चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर रही है, मतलब आधार को क्या रखा गया है, ये ओपन सोर्स में है। तो इंडियन गवर्नमेंट जब कभी भी कोई बायलैटरल कोऑपरेशन या म्यूचुअल कोई एमओयूज भी साइन हो रही है, तो वहां पे गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट कर रही है कि भैया आप भी अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मॉडल के ऊपर बनाइए। तो जब ये चीज गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, उस चीज के अपोज में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आई जिन्होंने क्या कहा है कि ये जो चीज है ये उतनी ज्यादा सही नहीं है, इस चीज पे अगर बहुत ज्यादा सपोर्ट होगा, अगर ये ग्लोबल लेवल पे की जाएगी तो इससे इंपैक्ट सीवियर क्या होगा, पहला तो प्रिवेसी के ऊपर हो जाएगा, साथ ही साथ ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाएगा, ये पर्टिकुलरली इन ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा है। तो अभी आपको क्रिटिसिज्म पे पॉजिटिविटी पे नहीं जाना है, पॉइंट है कि न्यूज क्या कह रही है। यहां पे जो वर्ड आया है, वर्ड क्या है, मॉसिप। मॉसिप का मतलब क्या है, मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। अब मॉसिप के बारे में आपको मैं बताता हूं। मॉसिप बेसिकली क्या है, एक ओपन सोर्स डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है जो कि आईआईटी बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया था। ये क्या करता है, ये कंट्रीज की मदद करता है कि वो अपना खुद का नेशनल डिजिटल आईडी सिस्टम बना सकें विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर टेक। ठीक है, ये क्या है, ये मॉसिप का मतलब है। ये एग्जैक्टली आधार जैसा नहीं है, लेकिन सिमिलर कैपेबिलिटीज देता है जिससे आप रजिस्ट्रेशन, ऑथेंटिकेशन और आईडी मैनेजमेंट कर सको। बेसिकली अगर आपसे कहा जाए कि भैया आप जो है आधार कार्ड जैसा कुछ बना दीजिए, तो आप क्या करोगे, तो आपके पास एक सिस्टम दे दिया है कि ये लीजिए भैया एक सिस्टम है, इससे आप अपना खुद का यूनिक बना लीजिए। तो इन लोगों को प्रॉब्लम इस चीज से हो रही है कि अगर हमने इस चीज को ज्यादा कर दिया तो ये चीज इंपैक्ट भी कर सकती है। तो जो कंट्रीज हैं, उन कुछ कंट्रीज द्वारा अडॉप्ट और टेस्ट भी किया, जैसे मोरक्को देख लो, फिलीपींस, श्रीलंका, इथोपिया, इन सब में ये सारी चीजें अडॉप्ट और टेस्ट की जा रही हैं। जैसे यहाँ पे इथोपिया लिखा है, तो इथोपिया में आपको क्या याद आना चाहिए, हाईली गुब्बी वॉल्केनो। साथ ही साथ यहीं पे आपको अम्हारा, टिग्रे का रीजन याद आना चाहिए, और यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चंस भी पूछे हैं, ये जरूर आप चेक करिएगा। ठीक है, चलो अब नोटिस करिए आधार के बारे में 2020 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। अभी बात आपको पता है कि आधार कार्ड को एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं यूज कर सकते हैं, ये एक बात सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पेसिफाई कर दी है। ठीक है, साथ ही साथ क्या कहा है, वंस इश्यूड द आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड। क्या ऐसा है, नहीं, ऐसा नहीं है, इट कैन बी डन। ठीक है, तो यहां पे कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, नाइदर वन नाइदर टू। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, मेटा डेटा। व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा का साधारण सा मतलब होता है डेटा ऑफ डेटा। मतलब आपके सामने अगर ये एक XYZ डेटा लिखा है, तो इस डेटा को बैक करने वाला डेटा कौन सा, इस डेटा को कौन सा डेटा सपोर्ट दे रहा है, एकदम मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वैसे आप समझ सकते हो मेटा डेटा का मतलब। तो कह रहे हैं आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं? तो हमेशा क्वेश्चन पूछिए क्यों नहीं कर सकते, ऑलवेज पुट अ क्वेश्चन टैग। आज मैंने आपको क्लास में भी यही सेम चीजें बताई थी, जब 2020 का मैं पूरा PYQ डिस्कस कर रहा था आपके साथ, जहां मैंने क्या बताया आपको कि आधार मेटा डेटा क्यों नहीं स्टोर कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन टैग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं इट कैन बी, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर लिखा है स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी गवर्नमेंट के बारे में कोई चीज कही जा रही है, गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, तो ऑलवेज रिमेंबर अगर वो काम कोई सोशलिस्ट काम है और वो स्टेटमेंट में दिया गया है, तब उसके ज़्यादा चांसेस है सही होने के। लेकिन अगर कोई काम गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है, गवर्नमेंट ये काम कर सकती है या फिर ये गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती कहा जा रहा है, तो वहाँ पे केवल गवर्नमेंट वही काम नहीं कर सकती जहाँ पे प्रॉफिट मोटिव आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट जैसा साउंड कर रहा है। भैया कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड कहाँ पे आता है, वहीं पे आता है ना जहाँ पे कोई डील हो। तो कह रहे हैं स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद आपका प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग आधार डेटा। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली, स्टेट कैन नॉट एंटर। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है जहां पे अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, सो इट इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन वहीं पे कह रहे हैं क्या ये मैंडेटरी है? अगर कोई स्कीम जो कि फंड हो रही है CFI के द्वारा, वहां पे आपको आधार मैंडेटरी है? एब्सोल्युटली। आपको याद होगा गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी स्कीम अगर फंड की जाती है तो वहां पे आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है, नहीं होता है? तो यहाँ पे 2 and 4 इज द राइट वन। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल किसके ऊपर बात कर रहा है? DPR के ऊपर बात कर रहा है, मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है? बेटर DPR प्लानिंग कैन हेल्प सेव अप टू 17 लाख करोड़। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, देखो आर्टिकल बड़ा छोटा सा है, लेकिन आप नोटिस करिए अब यहाँ से मैं कौन कौन सी चीजें आपके लिए निकालता हूँ। पहला वर्ड क्या लिखा है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। व्हाट डज इट मीन? ठीक है, तो एक वाइट पेपर जो कि वेक्टर कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा रिलीज किया गया, उसने कहा है भैया इंडिया जो है अपने 17 लाख
करोड़ बचा सकता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर, अगर उसने स्ट्रेंथन कर दिया प्री कंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। साथ ही साथ मतलब कंस्ट्रक्शन होने से पहले अगर उस कंस्ट्रक्शन की एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी, साथ ही साथ एक प्री कंस्ट्रक्शन प्लानिंग सही से कर दी है, तो ये जो वेक्टर कंसल्टिंग ग्रुप है कहता है भैया इंडिया अपना 17 लाख करोड़ रुपए बचा सकता है। ये चीज़ किसने कही है? ये चीज़ इस ग्रुप ने कही है अपनी रिपोर्ट में। साथ ही साथ ये चीज़ कही गई है कि भैया अगर ये चीज़ें ढंग से नहीं होती हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी कही गई हैं, जैसे क्या है, इनकम्प्लीट सर्वे, आउटडेटेड जो बेसलाइन का डेटा होता है, साथ ही साथ डिज़ाइन का प्रॉपर वैलिडेशन सब प्रॉपर नहीं हो पाता। कौन सी स्टेज में? जो आपकी डीपीआर स्टेज है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जो एक रिपोर्ट बनाई गई तो उसमें सर्वे किया गया, अलग अलग सीईओज, अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स थी उनके साथ जब ये चीज़ की गई तो उन्होंने ये चीज़ कही भैया मेन जो प्रॉब्लम होती है वो मिड एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम होती है। वो अराइज क्यों होती है? वो इन सब रीजन से अराइज होती है। लेकिन क्या आपको इसकी डिटेल में जाना है? थोड़ा साउंड करिए से तो कंस्ट्रक्शन पे बात कर रहा है, हाँ, लेकिन मैंने आपको सिंपल इसमें वो पॉइंट्स बताए जो आपके लिए ज़रूरी हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेन पॉइंट की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है। बेसिकली क्या लिख रहा है? नेशनल, राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, एक ऐसी पाइपलाइन जहां राष्ट्रीय स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर किया। पाइपलाइन मतलब ये नहीं पाइप डाली जाएगी, मतलब एक रास्ता है जहां से पूरे राष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। एक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका कवरेज पीरियड इतना डाला गया है, एम ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 100 लाख करोड़ तक इन्वेस्ट किया जाए ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर, अर्बन डेवलपमेंट में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सके, जॉब को मॉडर्नाइज कर सके, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं वो स्टेट, सेंटर, प्राइवेट सबका इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे किसके ऊपर बात हुई? एनआईपी के ऊपर बात हुई है। तो यहीं पे आपसे एक और चीज आती है कि भैया क्या होता है इनवीट, जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेस करने के लिए काम आता है। क्या? पैसा रेस करने के लिए। अब मैं आपको इसको समझाने के लिए आसान सा तरीका बताता हूँ। आपके पास 100 रुपए है, तो मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई एक काम करो, आप जो है ना मुझे 50 रुपए दे दो। आप पूछो क्यों दे दूँ? तो आप बोलोगे, मतलब मैं बोलूँगा आपसे कि भाई ऐसा है, ये 50 रुपए में ले जाऊँगा और यहाँ पे ना ये बहुत भारी रोड बन रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये 50 रुपए ले जाके मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा। और जब इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा मुझे मिलेगा ना, उस पैसे से जो आपका आधा थोड़ा सा मैं ले लूँगा और थोड़ा सा आपको दे दूंगा। तो ये क्या बोलेंगे? ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही तो हुआ। मैंने आपसे 50 रुपए लिया तो किस लिए लिया? कुछ इन्वेस्ट करने के लिए। कहाँ पे? जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था। तो इसी को हम लोग इनवीट कहते हैं। यहीं पे आता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी होता है, जो कि पर्टिकुलरली रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सेम तरीके से होता है। और जब इनवीट की बात हो रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की बात होती है। तो बहुत सारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो इनवीट में रजिस्टर्ड है। मतलब कई सारी चीज, मतलब इनवीट क्या है? यहां से पैसा उठाया जा रहा है, जो पैसा आएगा उसको कहां डाला जाएगा? एनआईपी में तो कहीं ना कहीं डाला जाएगा कुछ पैसा। तो इससे क्या होगा? इससे डेट रिडक्शन में मदद मिलेगी, साथ ही साथ मोनेटाइजेशन भी होगा। ऑल्दो ये एनआईपी का हिस्सा नहीं है, लेकिन एनआईपी के जो गोल्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए पैसा देने में इनवीट काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो जैसे एनएचएआई का हो गया, पावर ग्रिड का हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये हेल्प कर रहे हैं ना जो एनआईपी का प्रोजेक्ट्स है उसको इंप्लीमेंट करने में। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कह रही है भैया हमें जो है 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसमें से अगर 1 लाख करोड़ भी इनवीट से आ जा रहा है तो मतलब तो वही हुआ ना, एनआईपी के अंदर इनवीट का यूज़ हो रहा है। तो अब मुझे आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या जो इनवीट से आपको पैसा मिला, मतलब जो मैंने 50 रुपए में आपको 5 रुपए लिया, तो क्या ये आप मतलब सरकार क्या इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाएगी? अगर आपसे सवाल पूछा जाए, आप सोच के देखो क्यों नहीं लगाएगी? क्या कोई चैरिटी वाला पैसा है? अरे भैया आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सरकार उस पर इंटरेस्ट लगाएगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया मतलब टैक्स लगाएगी सरकार। कह रहे हैं इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। क्या एग्जेम्प्ट है? एब्सोल्युटली नॉट। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? 4 स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये जो 1 और 2 स्टेटमेंट्स होते हैं, इनकी ब्यूटी ये होती है, अगर आपको एक स्टेटमेंट भी समझ में आ गया ना बेटा, तो आप बाकी स्टेटमेंट्स पे बाय डिफॉल्ट पहुंच जाओगे आसानी से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये 1 पेज में ही है, आपको मैं कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ। तो इंडिया और नेपाल के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 19 हुई है, जो कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में कंक्लूड हुई है। अब ये होने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस करना एज पर यूएन चार्टर 7, डेमोन्स्ट्रेट करना इंटर ऑपरेबिलिटी, कोऑर्डिनेटेड मिशन प्लानिंग, साथ ही साथ टैक्टिकल एग्जीक्यूशन भी करना बैटालियन लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है?
जो ट्रूप्स है उन्होंने प्रैक्टिस किया है इंटेलिजेंस बेस्ड सर्जिकल स्ट्राइक, जो कॉम्प्लेक्स ट्रेन होते हैं वहां पे एरियल इंसर्जन की बात हुई है यहाँ पे। साथ ही साथ एआई इनेबल सर्विलेंस भी रखा गया है। अनमैन्ड ऑपरेशनल मतलब यूएवीज के ऊपर भी बात की गई है। अब आपको याद होगा कि यूएवीज के ऊपर इसी बार 2025 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑल यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, ऐसी क्वेश्चन पूछा गया है। आप एक बार लिखिएगा यूएवी पीवाईक्यू, तो आपको दिख जाएगा। अभी जब आपका 25 का पेपर हुआ है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिस इज द रीजन मैंने पॉइंट्स निकाले हैं। अगर सूर्य किरण पे नहीं भी पूछेंगे, और ऑब्वियसली बहुत हाई चांसेस यूपीएससी सूर्य किरण पे कभी नहीं पूछने जा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट्स लिखे हैं ना बेटा, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। यहाँ पे प्रिसाइज टारगेटिंग ड्रोन के ऊपर बात हुई है। नाइट और डे वेपन्स की प्रॉपर एक बोलते हैं ना, इसका इंप्लीमेंटेशन रखा गया कि हम अपने वेपन्स को देखते हैं कि नाइट और डे में कैसे वर्क करते हैं बेसिकली। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है आदित्य L1 के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, आदित्य L1 के बारे में पहली चीज ये समझिए, इंडिया की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, जो नासा के 6 सैटेलाइट के साथ मिलके काम कर रही है पूरे के पूरे सन को समझने में। तो अब हुआ क्या, मई 24 में एक बहुत ही तगड़ा सोलर स्टॉर्म, जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना स्टॉर्म आया, वैसे सोलर स्टॉर्म आया था। मतलब सोलर का जो एक प्रॉपर लेवल पे अगर आपको लेयर्स पता होगी तो कहाँ से स्टार्ट होती है, आप रिकॉल करिए। पहला क्या होगा, कोरोना होगा, फिर क्या होगा, फिर आप ध्यान दो रेडिएटिव लेयर होगी, फिर क्या होगी, कन्वेक्टिव लेयर होगी, फिर क्या होगी, फोटोस्फीयर होगा, उसके बाद क्रोमोस्फीयर, और फिर जो लास्ट लेयर आप देखोगे वो क्या होगी, कोरोना होगी। तो जो आपकी कोरोना है वहां से क्या निकलता है, आप ध्यान दोगे वहां से कोरोनल मास इजेक्शन होता है। अब जब कोरोनल मास इजेक्शन होगा तो उसी से सोलर स्टॉर्म भी निकलेगा। तो आपको याद होगा प्लाज्मा भी इसके अंदर होता है। बट अगेन अगर कहीं मैं क्लास ले रहा हूँ सन के ऊपर, तब आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। जिन बच्चों ने क्लास की है उनको ये बात पता होगी मैं क्या बोल रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अभी आप ये समझिए कि भैया जो बाहर वाला हिस्सा है वहां से रिलीज होता है बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में क्या, प्लाज्मा रिलीज होता है, वहां से फोटॉन्स रिलीज होते हैं, मतलब बहुत अच्छे खासे हाई एनर्जेटिक पार्टिकल रिलीज होते हैं। तो हुआ क्या था मई 24 में, यहाँ पे बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में सोलर स्टॉर्म हुआ था। अब इसको ये चीज नहीं समझ पा रहे थे लोग, लेकिन आगे चल के ये चीज अब जो है आदित्य L1 की वजह से सॉल्व की गई है। तो आपको ये समझ में आ गया सोलर स्टॉर्म से क्या हुआ, जब कोरोनल मास इजेक्शन हुआ, मतलब जो बाहर का कोरोना है सन का, वहां से एक्सेसिव अमाउंट में प्लाज्मा निकला। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, बोलो सर प्लाज्मा का साधारण सा मतलब होता है जैसे आपकी सॉलिड लिक्विड गैस की स्टेट होती है, तो प्लाज्मा उसके ऊपर की स्टेट है जहां पे पार्टिकल बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही वो आयोन्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा बनेगा, उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। आप ध्यान दीजिए सन के कोर में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन ही तो हो रहा है, जहां पे 4 हाइड्रोजन एक साथ मिलकर हाइड्रोजन की न्यूक्लियस मिलके हीलियम बना रहे हैं, और जो डिफरेंस आ रहा है वो हीट के फॉर्म में एकदम रिलीज हो रहा है, और इसी को आप लोग कह रहे हो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से पूरे सन में इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। तो अब यहाँ पे जो L1 है उसने किया क्या, तो जो कोरोनल मास इजेक्शन हुआ था, इससे क्या हुआ था, इससे बहुत ही एक्सेसिव लेवल पे इंडिया इन द सेंस ओवरऑल जो अर्थ है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा था। तो इससे क्या हुआ था, जो मैग्नेटिक रोप है, या बेसिकली बोल सकते हो कि जो मैग्नेटिक ट्विस्ट कह सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड होती है, उस पर इंपैक्ट पड़ा था। तो अब इस चीज को समझने के लिए आदित्य L1 ने या जितने भी नासा की सैटेलाइट थे उन्होंने एक साथ काम किया, और जब एक साथ काम किया तब उन्होंने ये चीज समझ में आई कि भैया ये जो चीज हुई थी ना, इसका कारण कुछ और ही था। अब कारण में क्या निकल गया है, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा हो सकता है कि ये सन है, सन से एक इधर CME निकला, मतलब कोरोनल मास इजेक्शन हुआ, एक यहां से बम फूटा, और ये दोनों बम फटने के बाद एक साथ यहां मिल गए, मान लो A निकला, B निकला, फिर यहां से C बन गया, और C निकल के इतनी एनर्जी हो गई उसमें जिसने इंपैक्ट डाला होगा, क्योंकि यही तो हुआ था सोलर स्टॉर्म में। बट एंड में वो यही समझ पाए, कैसे समझ पाए, आदित्य L1 की वजह से ये चीजें उन्हें समझ में आ पाई, ठीक है। क्योंकि जो 2 CMEs थे वो कोलाइड हुए स्पेस में, और ये कोलाइड होने के बाद स्क्वीज हो गए एक CME में, और वो इतना हो गया कि उसने क्या कर दिया, उसकी जो मैग्नेटिक रोप है उसने इंपैक्ट कर दिया। तो इसी को हम लोग मैग्नेटिक रिकनेक्शन भी कहते हैं। बट अभी आपको पूरा एकदम फिजिक्स नहीं पढ़नी है, आपको ऐसे समझो ना आसान सी भाषा में, एक A बम यहां से निकला, B बम यहां से निकला, चाहे A निकला B, जो भी लेना है अपने हिसाब से आप ले लो, ठीक है। तो जब निकला तो यहाँ पे जब C में मिला तो यहां से भी तो रेडिएशन निकला होगा ना, वेव निकली होगी, तो उसने इंपैक्ट किया, उसी को सोलर स्टॉर्म कहा गया। तो अब आदित्य L1 ने वो चीज समझ ली है। आपको मैंने CME के बारे में बता दिया, ह्यूज बर्स्ट ऑफ प्लाज्मा, जो क्या करता है, ये इंपैक्ट करता है। ये रहा आपका अर्थ फॉर अ मोमेंट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी है, आपको पता होगा अर्थ के कोर में क्या हो रहा है,
कंटिन्यूसली, अगर आप डायनमो इफेक्ट पता होगा तो आपको पता होगा वहाँ से क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड पे जब यहाँ से CME आया, ये A और ये B मिलके C आया, तो इसने इम्पैक्ट किया था, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी आते हैं। तो इसको जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म बोलिए, सोलर स्टॉर्म बोलिए, डिपेंड्स आप कैसे इसको बोलना चाह रहे हो। क्योंकि जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म अगर आएगा तो वो क्यों आएगा, ऑब्वियस सी बात है भैया, जो मेन यहाँ पे फोर एकदम बोलते हैं ना टॉप लेवल के हैं, कौन है, सनी तो है, उसकी वजह से इम्पैक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे L1 लिखा है। L1 मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लैग रेंज 1। तो लैग रेंज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे L1, L2, L3, L4, 5 ऐसे लिखा हुआ है। तो जो लैग रेंज होती है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है और जो आपका अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, ये सन का और ये अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस हो जाता है। मतलब सन यहाँ से खींच रहा है ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, यहाँ से अर्थ खींच रहा है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों बैलेंस हो जा रहे हैं। मतलब सन भी अगर 10 यूनिट खींच रहा है तो यहाँ पे जो अर्थ है उसने भी खींचा इतना बराबर कि रुक गया है। तो ये एक स्टैटिक पॉइंट है जहां से वो ना अर्थ की तरफ गिरेगा ना वो सन की तरफ गिरेगा। तो इसी पॉइंट को हम लैग्रेंज कहते हैं। तो जो आदित्य L1 कह रहे हैं वो क्या है, आदित्य L1 का मतलब है आदित्य लैग्रेंज 1 पे ये रखा गया है, हमारा पूरा जो पूरा का पूरा ये रोवर है जहां से पूरा का पूरा ये काम हो रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बात करता हूं, यहां पे लिखा है इन सन अर्थ सिस्टम द सन द अर्थ एंड लैग्रेंज पॉइंट L4 फॉर्म। अब ध्यान दीजिए, लैग्रेंज पॉइंट 4 क्या कह रहा है, ये है L1, फिर ये ऐसे बन रहा है, क्या बना रहा है, तो आप बोलोगे ऑब्वियस सी बात है ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। फिर आप देखिए यहाँ पे क्या है, विजिबल एमिशन लाइन कोरोग्राफ। अब ये क्या है, कोरोनाग्राफ। ये आदित्य L1 में फिट एक मशीनरी है, ये एक पेलोड है आदित्य L1 में, जिसका काम क्या है, इसका मेन काम है सोलर का जो कोरोना है, जो सन की आउटर लेयर है, उसकी पढ़ाई करना, देखना कि भैया किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ का मेन काम है। अब यहाँ पे यूपीएससी 22 में क्वेश्चन सोलर स्टॉर्म पे पूछा गया, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ ऑफ व्हाट, ऑफ सोलर स्टॉर्म। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, जीपीएस सिस्टम कैन बी डिस्टर्बटेड, कुड फेल, यस दे कैन। सुनामी कुड ऑकर, क्या सुनामी थोड़ी ऑकर होगी। पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज्ड, क्या ऐसा होगा, सोच के देखिए। फिर कह रहे हैं इंटेंस ऑरोरा कुड ऑकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, क्या ऐसा हो सकता है, दिमाग लगाइए। क्या पावर ग्रिड कुड बी डैमेज, क्या डैमेज नहीं हो सकती, अगर आप थोड़ा सा डीप लेवल पे सोचोगे, दे कैन बी। फिर लिख रहे हैं इंटेंस ऑरोरा, क्यों नहीं हो सकता। फॉरेस्ट फायर, क्या फॉरेस्ट फायर थोड़ी लग जाएगी, जो आपका स्टॉर्म आ रहा है, सोलर स्टॉर्म आ रहा है। फिर कह रहे हैं ऑर्बिट्स, डेफिनेटली ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब। फिर कह रहे हैं शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन्स कुड बी इंटरप्टेड, क्या ऐसा हो सकता है, एब्सोल्युटली इट कुड हैपन। तो यहाँ पे क्या होगा, आप बोलोगे 1 सही है, 3 सही है, फिर आपका 4 सही है, फिर यहाँ पे और क्या आपको दिखेगा 6 और 7 भी सही है। तो यहाँ पे क्या है आपका 1 3 4 6 7 इज द राइट वन, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहे हैं, यूएन की एक नई रिपोर्ट आई है, रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली इन नैरोबी, जहां पे वार्न किया है कि भैया वर्ल्ड को एक यूनिफाइड इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए अगर टैकल करना है एनवायरनमेंट की क्राइसिस जो कि थ्रेटन कर रही है ह्यूमन को और प्लानिटरी हेल्थ को। और ये बेसिकली जो बनाई गई है, इस असेसमेंट में 300 से ज़्यादा साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया है। तो जो रिपोर्ट है उसने हाईलाइट किया है कि जो करंट ग्लोबल एफर्ट हैं वो इंडिविजुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, लैंड डिग्रेडेशन और पॉल्यूशन, और जो कि इनसफिशिएंट प्रोग्रेस है। अगर एक एक इंसान एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, दैट वुड लीड टू इनसफिशिएंट प्रोग्रेस। सो व्हाट दिस रिपोर्ट इज सेइंग कि वी ऑल नीड टू कम ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म एंड स्टार्ट पुटिंग यूनिफाइड इंटीग्रेटेड अप्रोच वेयर वी ऑल विल कंबाइन टुगेदर एंड वी विल स्टार्ट पुटिंग एफर्ट ऑल टुगेदर ऑन ऑल प्रॉब्लम्स rather than फेसिंग जस्ट वन थिंग। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने कही है, हम एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय हम सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ मिल के डट के सामना करेंगे, ये रिपोर्ट में कहा गया। अब ये मेंस में आप यूज कर सकते हो। साथ ही साथ कहा गया इन जो पॉलिसीज बनेंगी वो हर एक सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगी। सर्कुलर इकोनॉमी, ये जरूरी है, सर्कुलर इकोनॉमी को इंक्लूड किया गया। व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी, अभी आपको मैं वो समझाऊंगा। साथ ही साथ कहा गया ज्वाइंट एक्शन होना चाहिए आइसोलेटेड ग्लोबल एग्रीमेंट के बजाय। की फाइंडिंग्स में क्या कहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन एक नए रिकॉर्ड पे भी हिट हो रही है। जो 40% ऑफ द ग्लोबल लैंड है दैट हैज बीन डिग्रेडेड। अब अगर बात की जाए सर्कुलर इकोनॉमी की, ये क्या है, ये एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को रीयूज किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है और रीजनरेट किया जाता है, जिससे वेस्ट पूरी तरीके से जीरो हो।
अब कैसे होगा सोच के देखो, एक प्रोडक्ट आपने यूज़ किया और वो ऑर्गेनिक था, वो वेस्ट में चला गया, उस वेस्ट को उठा के आपने कुछ और नया प्रोडक्ट बना दिया और एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर लिया, तो इस सर्कुलर इकोनॉमी में तो आएगा। यहीं पे बायो सीएनजी थोड़े दिन पहले समझाया था, बायोगैस के बारे में बताया था। व्हाट इज बायो सीएनजी? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। लेकिन ये जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये बन किससे रही है? ये किसी न किसी ऑर्गेनिक मैटर से बन रही है, इसलिए इसे बायो सीएनजी कहा गया। बायोगैस मतलब क्या है? ये ऐसा मिक्सचर है जो कि ऑर्गेनिक मैटर से बनाया जा रहा है। ऐसी गैसेस जो कि ऑर्गेनिक मैटर से बनाई जा रही है, तो अगर कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको एक कंटेनर में डाल दिया जाएगा और उसमें से ऑक्सीजन ले ली जाएगी और उसे पूरी तरीके से गर्म किया जाएगा, तो क्या होगा? गैसेस निकलेंगी और उसी गैसेस को एज अ बायोगैस की तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए 25 में क्वेश्चन सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर पूछा गया है। क्या कह रहे हैं? सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इज इट? डज इट रिड्यूस? एब्सोल्युटली। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या ऐसा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या ऐसा करेंगे? बिल्कुल। तो आप नोटिस करोगे बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन्स 1। तो आप नोटिस करिए क्या कह रहा है? सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सो क्वेश्चन उठता है, हाउ डू सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस? तो आप ये देखो क्या सर्कुलर इकोनॉमी हाउ, व्हाट, व्हाई, हमेशा कभी भी स्टेटमेंट 1 2 3 या 1 2 के ऊपर आ रहा है तो ऑलवेज पुट दिस WWH वाला कॉन्सेप्ट, व्हाट, व्हाई एंड हाउ वाला। तो कह रहे हैं व्हाई, हाउ जो भी लगाओगे तो आपको क्या आंसर मिल रहा है उस स्टेटमेंट में? सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस करेगा वेस्ट को इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो क्या इससे एमिशन नहीं रिड्यूस होगा? बिल्कुल होगा। अगर कह रहे हैं भैया जो सर्कुलर इकोनॉमी है ये रॉ मटेरियल को एज एन इनपुट रिड्यूस करेगी, तो क्या ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं कम होगा? बिल्कुल कम होगा। तो 1 इज दी राइट वन। फिर देखिए 22 में क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा गया, बायोगैस के ऊपर सवाल पूछा गया। आप एक बार खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कहने विच इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप खुद सोचो क्या ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो आप कहोगे दिस इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।